नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में शुरुआत से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस दौरान यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां जाम की स्थिति बन गई है। यहां ना तो सड़क पर चलने की जगह है और ना ही पैदल मार्ग पर चलने का रास्ता मिल रहा है। सरकारी इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। चारधाम में बढ़ती भीड़ को देखकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। स्लॉट फुल का हो जाने पर आपको बता दें कि 15 और 16 मई के लिए चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। यह रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रहे थे। भीड़ और उसकी वजह से हो रही अव्यवस्था और परेशानी के चलते श्रद्धालुओं को रास्ते में जगह जगह रोक दिया गया था। माना जा रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई सालों से कोरोना महामारी की वजह से गाइडलाइन जारी थी, जिसकी वजह से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे। अब हालात पहले से सही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 और 16 मई को पंजीकरण जो ऑफलाइन किए जा रहे थे चारधाम यात्रा के लिए, वो बंद कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। हजारों श्रद्धालुओं को पहले ही रोक दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के साथ ही श्रद्धालुओं में जो उत्साह था वो बहुत ज्यादा था और इसी को लेकर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जो पंजीकरण की संख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार सरकार को यह पंजीकरण रोकना पड़ा था और सरकार की तरफ से पुख्ता जो है सुरक्षा और व्यवस्था के जो इंतजाम थे वो किए गए थे। लेकिन बारिश और मौसम के बिगड़ने के साथ ही तमाम परेशानियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, जिसके चलते श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में रोका भी गया। और अब फैसला ये लिया गया है प्रशासन की तरफ से कि 15 और 16 मई को जो ऑफलाइन पंजीकरण किए जा रहे थे उनको अब नहीं किया जाएगा। तो 15 और 16 मई को जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो बंद रहेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। हजारों यात्री पहले से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। पवन, चारधाम यात्राओं को लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार के द्वारा जो अभी तक व्यवस्थाएं की गई है, सरकार उस पर अपनी भले ही भीड़ पा रही हो, लेकिन लगातार चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय चाहे एक और सोशल मीडिया पर चाहे वो जाम में फंसे तीर्थ यात्रियों के वीडियो हों, चाहे वो अन्य तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो वीडियो वायरल हुए हों, चाहे वो जो अभी तक जो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पंजीकरण हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या में हुए हैं। और इसके कारण तमाम जगह अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक 7 लोगों की अलग अलग जगह पर अभी तक मृत्यु भी हो चुकी है श्रद्धालुओं की। तो ऐसे में व्यवस्थाएं तो सरकार की ओर से पुख्ता तौर पर की गई है, दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक धाम के लिए अलग अलग नोडल अफसर की भी नियुक्तियां की गई हैं, ताकि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नोडल अफसर संभालेंगे। और साथ ही तो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनको जिले की कमान भी सौंपी गई है अतिरिक्त। पवन, पिछले दिनों कई सारे वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे, जहां पर खुद श्रद्धालुओं ने वीडियो वो बनाए हैं और अपील भी की है कि वो चारधाम यात्रा पर ना आए। कुछ श्रद्धालुओं ने शिकायत की कि वो बिना दर्शन के ही वहां से वापस लौट रहे हैं। तो ये जो विफलता जो देखने को मिल रही है, ये किसके ऊपर जाती है? हाँ बिल्कुल, यही वजह है क्योंकि जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो विषम परिस्थितियां हैं। और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं चार धाम के लिए
वो भले ही कितने दावे किए जा रहे हों कि इतनी बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो श्रद्धालु उत्तराखंड के चारों धामों का रुख कर रहे हैं, उसके मुकाबले काफी कम नजर आ रही हैं। काफी जो नाकामी, इसी वजह से नाकामी आज दिखाई दे रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और विपक्ष भी अब आवाज उठा रहा है। क्योंकि जहाँ एक और सिंगल रोड है, वहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कई जगह भूस्खलन से मार्ग प्रभावित होता है, तो कई जगह जो होटल जो व्यवसायी हैं उनकी मनमानी का भी राज चलता है, और कई जगह होटलों की व्यवस्थाएं नहीं बेहतर है, तो कई लंबी लंबी कतारों में लगे हुए श्रद्धालु दर्शन करने को लिए भी उनको मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जहाँ 5,000 की कैपेसिटी है, वहां पर 25,000 30,000 जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अव्यवस्थाएं जरूर फैलेंगी, और इन व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद ही इस तरह की जो तीर्थयात्रियों की बढ़ाने की जो सरकार की मंशा है वो करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक करीब 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और 5 दिन के अंदर जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, उससे आगामी जो 3 महीने तक चलने वाली जो महत्वपूर्ण जो यात्रा है वो इससे संभव नजर नहीं आ रही है। हालांकि इसमें सरकार की ओर से भी और भी बेहतर व्यवस्था करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे, क्योंकि तमाम लोग बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ रहा है, या तो उनकी हेली सेवा के लिए उनको पवन, प्रशासन का अगला कदम क्या होने वाला है जिससे कि ये पूरी स्थिति जो है वो काबू में आ जाए? क्या कोई रणनीति या क्या कोई बयान प्रशासन की तरफ से सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, शासन प्रशासन की ओर से तो मुख्य तौर पर 4 धाम यात्रा को बेहतर और अपनी व्यवस्थाओं का ही बखान किया जा रहा है। हालांकि आज जो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आंकड़े प्रस्तुत करना और जो सोशल मीडिया में फैली हुई जो वायरल वीडियो है, वो कहीं न कहीं उनमें विरोधाभास जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार ने अपने नोडल नियुक्त किए गए हैं, वो व्यवस्थाएं बता रहे हैं, इतनी पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, इतने श्रद्धालु प्रतिदिन उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं, वरिष्ठ जो अधिकारी हैं सचिव स्तर के, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी अलग अलग सौंपी गई है। पर्यटन विभाग हो, संस्कृति विभाग हो, चाहे वो मंदिर समिति हो, चाहे वो अन्य संबंधित विभाग हो, पेयजल विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, तो इन तमाम विभागों का और जो संबंधित जिले हैं उनके जिलाधिकारियों। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर आज सुनवाई है। जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जल्दी उपाय करें, बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे ना बैठें, और अब इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों ये तस्वीरें उत्तराखंड से देखने को मिल रही थी, जहां पर कई जंगलों में अचानक आग लग गई थी, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे कि आग जो है उसको काबू पाने के लिए तमाम जो तरीके हैं उनको अपनाया जाए। साथ ही साथ आज बता दें कि आज जंगल में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पहले ही कहा था कि जल्द से जल्द इसका उपाय किया जाए, और साथ ही हिदायत भी दी थी कि बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे ना बैठें और खुद से ही कोई ना कोई समाधान यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करें। एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जंगलों में लगी आग को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बार की जो वनाग्नि है उससे बड़ी संख्या में वन भूमि को, वनों को नुकसान हुआ है, वन्य जीवों को नुकसान हुआ है, और सरकार हो चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, तमाम किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, तमाम जनधन की भी हानि हुई है, पशुओं की भी हानि हुई है। तो इस तरह के जो प्रबंध पहले किए जाने चाहिए तो कहीं कहीं कमी देखने को मिली है। हालांकि सरकार ने अपने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चुनावी जो अभियान था उससे कहीं कहीं उसके चुनावी अभियान के बीच में ही जो पूरी समीक्षा बैठकें कर रहे थे, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे जल्द से जल्द काबू पाने के लिए आर्मी
और के साथ साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने के प्रबंध किए थे। हालांकि उसके बाद में जो पिरूल जो है पिरूल की जो पत्तियां हैं, चाहे वो चीड़ की पत्तियां हो, बांज की पत्तियां हो, उनको जी। इकट्ठा कर कि पिरूल लाओ और पैसे पाओ, इस तरह की जो पहले की एक जो व्यवस्था बनाई गई थी उसको भी और ज्यादा प्रभावी करने के निर्देश किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया, क्योंकि इस बार की जो वनाग्नि है वो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही इतने हेक्टेयर वन भूमि कभी प्रभावित हुई है वनाग्नि से। ये चिंता का विषय था, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिस पर सुनवाई भी है और जो निर्देशित किया गया था। हालांकि अब भले ही कंट्रोल में है, बारिश 2 दिन पूर्व जब हुई थी उससे तमाम जगह पे वनाग्नि पर काफी कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी भी कई जगह वनाग्नि फिर से प्रभावित हो रही है। और वहीं पिरूल जो पत्तियां है, पत्तियों को इकट्ठा करके जो स्थानीय लोग हैं उनसे वो पत्तियां ली जा रही हैं और उसको खाद बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसको भी प्रभावी कर दिया गया है, लेकिन ये सभी तथ्य कोर्ट में रखे जाएंगे सरकार के द्वारा। अब सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है ये जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तभी पता चलेगा। पवन, जंगलों में आग लगने का जो मुद्दा है वो दिन पर दिन गंभीर बनता जा रहा है। ऐसी घटनाएं पहले और कितनी हुई हैं और इसका निवारण किस तरीके से किया गया है? बिल्कुल, जो निवारण करने की जो पहले से ही नीति है, वनाग्नि को वन वाचर रखने हो या फिर वन पंचायतों को सुदृढ़ करना हो, वहाँ की जो पत्तियों से जो आग लगती है उसको पत्तियां खरीद करके खाद बना करके खाद की बिक्री हो और वहाँ के स्थानीय लोगों को उससे रोजगार और उनकी आमदनी भी बढ़े। और पत्तियां जब नहीं होगी तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। इस नीति को भी अपनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की भी प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर कुछ अराजक तत्व थे, इस तरीके की देखने को मिला था कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा भी वहाँ पर जो वनाग्नि लगाई जा रही थी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने वनाग्नि वनों में आग लगा करके जो रील बनाने का काम किया, उन पर भी अराजक तत्वों पर सैकड़ों लोगों पर मुकदमे किए गए, सैकड़ों लोगों को चिन्हित कर जेल भी भेजा गया, मुकदमे भी किए गए। तो एक तरफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो वहीं जो वनाग्नि को बचाने के लिए बेहतर प्रबंध किए गए। लेकिन अभी भी स्थिति भले ही नियंत्रण में है, लेकिन उससे पहले अनियंत्रित आग ने काफी नुकसान उत्तराखंड की वन संपदा को किया। बिल्कुल पवन, ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनजीटी के हालिया आदेश में 30 जून तक रिस्पना नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने को कहा गया है, जिस पर नगर निगम देहरादून ने अपना पक्ष रखते हुए मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नोटिस भेजने की बात कही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मेयर और वर्तमान में बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि संकट सभी मलिन बस्तियों पर नहीं है। एनजीटी के आदेश में 2016 के बाद हुए नए निर्माण पर ही सवाल उठ गए हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें पुराने निर्माण में खरीद फरोख्त की गई है। उनमें हमने बिजली पानी के बिलों की जांच की मांग की है। वह कोशिश कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। नहीं, पहली बात तो यह कि पूरी मलिन बस्तियों को हटाने की बात नहीं है। 2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं दीपनगर क्षेत्र में। कल वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है, लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं, लेकिन वो पुराने निर्माण हैं। और ऐसे ही वो 8 मामले निकले कि जो पुराने निर्माण थे। तो हमने कहा भाई जिन पर 2016 से पहले की जो पानी की रसीदें हैं, जो कनेक्शन की या बिजली कनेक्शन रसीदें हैं, आप चेक करा लीजिए, क्योंकि आपको तो नए निर्माणों पर कार्रवाई करनी है 2016 के बाद। अगर निर्माण पुराने हैं उसमें खरीद फरोख्त चलती है, वो होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आपको निर्माण का आपका विषय है, तो जिनमें पहले से आपके कनेक्शंस मौजूद है, जो ये प्रमाणित कर रहा है कि 2000 से पहले के निर्माण है, तो उनको छोड़ा जाए। तो मैंने कल उसमें जो अपने नगर आयुक्त हैं उनसे भी बात किया, जो उसको देख रहे हैं, उसमें जांच होकर उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन कुल मिला के पूरी मलिन बस्तियों के लिए नहीं है, ये एक गलत तरह की बातें फैलाई जा रही है। ये 2016 के बाद जो नए निर्माण है, पुराने निर्माणों में नहीं,
जो नए निर्माण है उन पर ये कार्रवाई है, और उसके लिए भी हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कैसे उसको बचाया जा सकता है या कैसे उसको रोका जा सकता है। देखिए, मलिन बस्तियों में जो है नियमितीकरण को लेकर के या जो भी वहां पर ध्वस्तीकरण है उसको लेकर के सरकार की नीति साफ नहीं है। दोहरी नीति पर भाजपा सरकार चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश आप लेकर के आए, अब जैसे ही निकायों के चुनाव सिर पर हैं आप जो है ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं। सरकार जो है आखिर क्यों वहां में है, क्यों सटीक जो है नीति नहीं बना पा रही है? आपको जिनको विस्थापित करना पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए और फिर आप उनको जो है विस्थापित कीजिए। लेकिन सरकार जो है लोगों को उजाड़ने की बात तो बार बार करती है, क्योंकि चुनाव में जो है डरा धमका करके जो है वोट हासिल होंगे, ये सभी जो समझ रहे हैं। 7 साल से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है और जिन लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि 2016 के बाद ही ये जो है अवैध बस्तियां बनी हैं। तो जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिन जनप्रतिनिधियों ने जो है लापरवाही बरती और वहां पर जो है अवैध अगर कब्जे हुए हैं तो सबसे पहले तो कार्रवाई उन पर हो। और अगर वो लोग वहां पर बसे हैं, उन्होंने घर बार बना लिया, तो उनके बच्चों की भी आप फिक्र करेंगे, वो विस्थापित होकर के कहाँ जाएंगे? तो सरकार को जो है अपनी जो रणनीति है, जो आपकी पॉलिसी है, वो क्लियर करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो आपकी ढुलमुल वाली नीति है, इससे काम नहीं चलेगा। और लगातार आप जो है एक सटीक बात करें कि आप जो है बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं या उनको नियमितीकरण करना चाहते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, ये पूरा मामला क्यों है? क्योंकि सियासी नेता जो है वो अपने अपने तरीके से इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला है क्या आखिर? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि ये इससे पहले भी जब 2017 का चुनाव हो रहा था, उस समय भी जो 2022 के चुनाव से पहले ही ये जो आया था 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, उस समय भी हाई कोर्ट के द्वारा जो अवैध बस्तियां हैं, जो नदी नाले और सरकारी जमीन पर जो काबिज है, उनको उनका ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होनी थी। लेकिन सरकार ने चुनाव को देखते हुए एक अध्यादेश लाई थी, जिस पर उन्होंने 3 साल का अध्यादेश लाए थे। उसको फिर बाद में और भी रिनोवल किया गया था, उन बस्तियों को बचाने का काम किया। एक तरह से वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए, वोट खिसक न जाए उसको देखते हुए मौजूदा सरकार ने अध्यादेश लाया था। लेकिन अब एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भी अब जो 2016 के बाद में सरकारी जमीनों पर जो अवैध तरह से मकान निर्माण कार्य किया गया है, उनको ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर नगर निगम देहरादून ने अभी 500 से अधिक जो नए नव निर्माण है उसको नोटिस जारी करके अपने आप उसको 16 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था खाली करने के लिए। 17 तारीख से वहां पर बुलडोजर चलना है। इसको लेकर के भी अब राजनीति तेज हो गई, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो आदेश दिए गए थे उसी क्रम में शासन के द्वारा कार्रवाई होनी है। तो वहीं अब निगम के चुनाव भी आगामी दिनों में होने हैं, जिसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो जहां एक और सत्ताधारी पार्टी अब इसमें कुछ न कुछ बचाव के रास्ते ढूंढ रही है, ताकि ये बड़ी संख्या में जो लोग प्रभावित होने वाले हैं 2016 के बाद में, जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं या फिर अवैध तरीके से कब्जा करके उन्होंने निर्माण किया, उन पर एक कार्रवाई होनी है। तो वहीं विपक्ष भी अब इनको अपने पाले में लाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर नगर निगम में आवारा डॉग पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। आवारा डॉग की जनसंख्या को कम करने के मकसद से उनकी नसबंदी ऑपरेशन करने के बाद में छोड़ दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में नगर निगम की अगुवाई में शहर में घूम रहे डॉग को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 430 रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें मेल 210, फीमेल 220, प्रतिदिन 15 की नसबंदी की जा रही है, जहां पर डॉग को ले जाकर उनको रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। नसबंदी ऑपरेशन करने के बाद 5 दिन डॉग को रखा जाता है। उसके बाद उन पर एक निशान लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, ताकि बढ़ती आवारा डॉग की जनसंख्या को कम किया जा सके। तो यहाँ के रुद्रपुर का जो प्रोग्राम चालू हुआ था, ये मार्च 2024 से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। ऐसे हमारा MOU तो 31 दिसंबर को 30 या 31 दिसंबर को हो गया था।
बट कुछ फैसिलिटी का मॉडिफिकेशन के कारण थोड़ा डिले चालू हुआ, तो इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन था वो मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है। अभी तक यहाँ पे आज तक मिला के 430 डॉग का कैचिंग, हॉस्पिटलाइजेशन और वैक्सीनेशन हो गया है। यहाँ पे जो भी डॉग लाया जाता है उसको पूरी व्यवस्था दिया जाता है कि डॉग को जितनी कंफर्टेबल हो सके हम रखें, उनको 2 सुबह शाम खाना मिले, ट्रीटमेंट मिले, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। गर्मी जैसे आप कैनल में जाएंगे तो जितनी भी कैनल में सब में सिंगल फ़ैन लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, तो कूलर लगे हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जाती है। यहाँ पे जो भी डॉग आता है उनको 5 दिन बाद वापस स्टरलाइजेशन और एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है। जो भी डॉग आता है और उनको 5 दिन के बाद 6ठे दिन उसको वहाँ पे जहाँ से डॉग लाते हैं वहाँ छोड़ दिया जाता है। अगर आप स्ट्रीट पे जाएंगे तो देखेंगे जो भी डॉग है उनका लेफ्ट का जो ईयर होता है वो वी शेप का नॉस्ट होता है। वो एक तरीके का परमानेंट मार्किंग है जो AWBI द्वारा रिकॉग्नाइज है। अगर इस तरीके का डॉग दिखे तो आप समझ सकते हैं कि ये डॉग स्टरलाइज है, प्लस इसको उत्तराखंड के मौसम में कुछ दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा था। पिछले दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश के चलते प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन एक बार फिर राज्य में गर्मी बढ़ने वाली है, तापमान दोबारा बढ़ने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। लोगों को दोबारा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होगी। लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। शहर में गर्मी के मौसम आते ही एक ओर तो लोगों का जीना मुहाल हो जाता है और दूसरी ओर बीमारियों ने भी लोगों के बीच दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट मोड पर आ गया है। और इसी के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी सरकारी अस्पतालों को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। वहीं जनपद में अभी तक कोई भी डेंगू का मरीज सामने नहीं आया है। इस समय गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, जिसके चलते लोगों में बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। गर्मी के मौसम में डेंगू, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड जैसी घातक बीमारी जन्म लेती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। साथ कई बीमारियां हैं जिसमें मच्छर जनित एक तो रोग हैं, दूसरा जो हमारे पानी से या कंटामिनेटेड खाने पीने से बीमारियां होती हैं, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री आपका हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, और ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये आदि जो हैं इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसी को देखते हुए हमने स्टार्टिंग से ही सबसे पहले प्रचार प्रसार का कार्य इसमें किया है। तो हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसमें किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इसमें जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि ये कैसे ये बीमारी फैलती है और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो किस तरीके से इसका उपचार करके आप जो है अपनी जान का जो खतरा है उसको टाल सकते हैं। तो इस संबंध में जानकारी लगातार हमें द्वारा दी जा रही है। जहाँ तक हम अपनी तैयारियों की बात करें तो अस्पताल में जो ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरी उपकरण हैं, या ज़रूरी जो वार्ड की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था करनी है, इस संबंध में सबको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।